सो हेलो बच्चों, पार्टी वेलकम बैक टू एसटीबीजी एंड दिस इज संदीप भैया फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी। एंड गाइस, जैसा कि आप लोग पूछ रहे थे कि भैया एचबीटीयू की काउंसलिंग कब से शुरू होने वाली है, रजिस्ट्रेशन कब से होगा, तो लो भैया शेड्यूल हो चुका है आउट। और नेक्स्ट बारी है एकेटीयू और ट्रिपल एमयूटी की, जिसका गुड न्यूज आपको जल्दी ही सुनने को मिलेगा। पर जो लोग एचबीटीयू के लिए वेट कर रहे थे, भैया हो जाइए तैयार और चलिए देखते हैं कि इनका काउंसलिंग शेड्यूल क्या है और इस बार क्या क्या मेजर चेंजेस हैं। क्योंकि इनके काउंसलिंग में इस साल काफी चेंज आया है। मतलब इन लोगों ने पहले 3 राउंड हुआ करता था, अब इन्होंने सीधे 5 राउंड कर दिया है। उसके बाद एडिशनल राउंड और स्पॉट राउंड अलग से कराएंगे। और मजे की बात यह है कि 2 बार इंटरनल स्लाइडिंग होगी इस बार। तो इस बार बहुत सारे लोगों को फायदा मिलेगा। जो लोग ढंग से काउंसलिंग कराएंगे उनके मजे ही मजे हैं। आप अगर ढंग से काउंसलिंग के दाव पे जानते हो या आप अगर मेरी वीडियो देख रहे हो तो आपको फायदा जरूर मिलेगा। और चलो बाकी बातें अपन लोग शुरू करते हैं। अगर बात करूं इनके काउंसलिंग शेड्यूल का, तो देखो भाई, रजिस्ट्रेशन जो है 26 मई से स्टार्ट हो चुका है। वेबसाइट पर नोटिफिकेशन ऑफिशियली आ चुकी है। 26 मई से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है और 20 जून तक चलेगी। रजिस्ट्रेशन के साथ साथ इसी में आपको चॉइस फिलिंग भी करनी है। और इसी वीडियो में मैं आपको एक जबरदस्त चॉइस फिलिंग भी देने वाला हूं कि किस तरीके से आपको चॉइसेस भरना है। वीडियो लंबी हो सकती है क्योंकि एक साथ में सब कुछ कवर कर लूंगा कि जो भी चीज आपको काउंसलिंग में बैठने से पहले जो भी चीज आपको जाननी चाहिए ना, वो सारी की सारी मैं एक ही साथ कवर कर लूंगा। दैट्स व्हाई मेरी वीडियो थोड़ी लंबी होती है पर वर्थ इट होती है। अगर मैं रजिस्ट्रेशन फीस की बात करूं तो 2500 रुपए लगने वाला है। कौन कौन एचबी2 में एलिजिबल है? तो भैया, अगर आपने जेईई मेन दे रखा है और आप बीटेक करना चाहते हो तो आप बिल्कुल एलिजिबल हो। लेकिन 12th में जो आपका एग्रीगेट होना चाहिए पीसीएम में 3 सब्जेक्ट्स में, वो होना चाहिए 55%। और अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी या पीडब्ल्यूडी हो तो 50% पे भी काम चल जाएगा। बाकी की इंफॉर्मेशन आप इनके वेबसाइट पर भी जाके देख सकते हो। इन्होंने फाइनल गाइडलाइन डाल दिया है। और गाइडलाइन के अंदर, शेड्यूल में तो अभी कुछ अलग से डॉक्यूमेंट नहीं डाला है, लोग जल्दी ही डाल देंगे। गाइडलाइन के अंदर ही आपको एक डॉक्यूमेंट शेड्यूल भी मिल जाएगा, जो कि मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं ए टू जेड। अब थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि भैया काउंसलिंग से पहले हमें क्या क्या तैयार रख लेना है। तो देखो, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो 110% आपके तैयार होने चाहिए और पैसा आपके खाते में तैयार होना चाहिए। अगर पैसा खाते में तैयार नहीं हो तो फिर दिक्कत है। और एके2 की काउंसलिंग में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा उस पर मैं ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना चुका हूं कि किस काउंसलिंग में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके उसे देख लेना। डॉक्यूमेंट के साथ खिलवाड़ मत करना बेटा, क्योंकि हर साल बहुत सारे लोगों के डॉक्यूमेंट की प्रॉपर ना होने की वजह से सीटें कैंसिल होती हैं और बच्चे हर साल इस लापरवाही का शिकार होते हैं। तो गलती नहीं करना है। जितना मैं बता रहा हूं जस्ट यू कैन फॉलो। और अगर आप फॉलो कर रहे हो, अगर आप उन चीजों को थोड़ा भी सीरियस ले रहे हो, तो आपका एडमिशन कैंसिल तो नहीं ही होगा। तो चलिए बात करते हैं कितना पैसा होना चाहिए, क्योंकि अपने यूपी में भी बहुत सारी जनता ऐसी है जो बिलो पॉवर्टी लेवल से आती है, लेकिन उनको भी है कि भाई बीटेक कराना है। तो भाई इतना पैसा आप लोग जुगाड़ करके रखिए। सबसे पहले सीट एक्सेप्टेंस फीस, जो सीट जैसे ही आप काउंसलिंग में बैठेंगे, जिस दिन आपको सीट अलॉट होगा उसके बाद आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस देना पड़ेगा। अगर आप जनरल ओबीसी हो तो 75,000 रुपए आपके खाते में होना चाहिए, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होगा। और अगर आप एससी एसटी हो तो 40,000 रुपए का ऑनलाइन आपको ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा। तो पहला तो सीट एक्सेप्टेंस फीस आपके पास तैयार होना चाहिए। और दूसरा जो है, बाकी की जो रिमेनिंग फीस है वो ईडब्ल्यूएस जनरल और ओबीसी को 60,000 और एससी एसटी को 95,000, ये भी तैयार रखना होगा। क्योंकि जब आप फाइनल एडमिशन लेने जाओगे तो ये बाकी का पैसा आपको देना पड़ेगा। अब बात करते हैं किस तरीके से काउंसलिंग होगी, मतलब इस साल काउंसलिंग किस तरीके से होनी है। तो देखो, काउंसलिंग का शेड्यूल जो आया है इसमें इन्होंने बोला है कि 5 राउंड में काउंसलिंग होगी। लेकिन पहले मैं आपको एक जनरल प्रोसेस बताता हूं कि काउंसलिंग में होने क्या वाला है और क्या चीज आपको करना ही करना है। अब देखिए ध्यान से और समझने की कोशिश करिए। सबसे पहले किसी भी काउंसलिंग में अगर आप बैठेंगे तो सबसे पहले आपको अपनी रजिस्ट्रेशन करानी है। अलग अलग काउंसलिंग के रूल अलग अलग होते हैं, लेकिन इस काउंसलिंग का रूल समझ लीजिए। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा एंड चॉइस फिलिंग करनी होगी। चॉइस फिलिंग कैसे करना है वो मैं आपको बता दूंगा जब शुरू होगा तब। पर अभी आपको रजिस्ट्रेशन करना है 26 तारीख से लेकर 20 तारीख के बीच में, और चॉइस फिलिंग कर लेनी है। उसके बाद आपका राउंड 1 शुरू होगा और राउंड 1 में आप बैठेंगे। राउंड 1 में बैठने पर क्या होगा कि राउंड 1 का रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आएगा तो 2 ही सिचुएशन हो सकता है, या तो आपको सीट अलॉट होगा या तो आपको सीट नहीं अलॉट होगा। अब सीट अलॉट किसको होगा? तो भाई आपके
जेई मेन के रैंक के बिहाफ पर सीट अलॉट होता है, और साथ ही साथ आपने जो चॉइस फिल करी है उसके बिहाफ पर। मतलब इन दोनों का ही इंपॉर्टेंट रोल है कि आपने किस तरीके से चॉइस फिल करी है और क्या आपका जेई मेन का रैंक है। इन दोनों के बिहाफ पर क्या होने वाला है, आपका सीट अलॉट होने वाला है। तो दो ही कंडीशन होगा कि एक बच्चा काउंसलिंग में बैठा, या तो सीट अलॉट हुआ या फिर सीट अलॉट नहीं हुआ। अभी रजिस्ट्रेशन के लिए जो 2500 रुपए आप देंगे वो नॉन रिफंडेबल है। तो मान लेते हैं अगर सीट अलॉट हुआ, तो सीट अगर अलॉट होगा तो इस बार का रूल ये है कि जिसको भी पहली बार सीट अलॉट होगा, ध्यान से सुन लो, जिसको भी फर्स्ट टाइम सीट अलॉट होगा, आपको फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए यूनिवर्सिटी जानी पड़ेगी। पिछले साल ये रूल नहीं था, और कई बार ऐसा होता है कि फिजिकल वेरिफिकेशन में कई यूनिवर्सिटीज जो हैं बच्चों के डॉक्यूमेंट्स रख लेती हैं, जो कि बिल्कुल गलत बात है और ये चीज नहीं होना चाहिए। पहले ज्यादा होता था, अब कम हो गया, और मैं एक्सपेक्ट ये करता हूं कि ऐसा एचबीटीयू में ना हो तो अच्छा है, क्योंकि एचबीटीयू पहले हो रहा है और जोसा सी से बाद में होंगे, तो एचबीटीयू से अच्छे कॉलेजों के ऑप्शन भी बच्चों के पास रहते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, जैसे ही सीट अलॉट होगा आपको फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा। फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस देनी होगी। अगर आपका डॉक्यूमेंट सब कुछ सही है तो आप वेरीफाई कर दिए जाओगे। वेरीफाई होने के बाद सीट एक्सेप्टेंस फीस जो मैं बता रहा था वो आपको तुरंत देना होगा, और फ्रीज एंड फ्लोट में से चूज करना होगा। जैसे मान लो मेरे को कंप्यूटर चाहिए लेकिन पहले राउंड में ईसी ही मिला, तो उस केस में मैं क्या करूंगा, फ्लोट करूंगा। और मेरे को कंप्यूटर चाहिए और कंप्यूटर ही मिला तो मैं फ्रीज करूंगा। और जब मैं फ्रीज करूंगा तो फ्रीज करने के बाद सिंपल है, मैं बाकी के पैसे भी जमा करूंगा और अपना एडमिशन लेके मामला खत्म करूंगा, ईआरपी पोर्टल पे रजिस्टर करूंगा। लेकिन अगर मैं फ्लोट करता हूं तो मैं फिर राउंड 2 में चला जाऊंगा। और मान लो अगर किसी को सीट नहीं मिली तो डायरेक्ट राउंड 2 में चला जाएगा, और फिर राउंड 2 में भी यही प्रोसेस होगा, वही फिजिकल वेरिफिकेशन, सीट एक्सेप्टेंस फीस, एंड आगे मैं डिस्कस कर दूंगा। ऐसे करके इस बार 5 राउंड होने हैं, और क्या क्या ट्रिक्स एंड हैक्स हैं उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपके साथ डिस्कशन करता हूं। अब इंपॉर्टेंट जो बात समझने वाली है, जो डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, शायद आपके पास हो सकता है कि बहुत सारे महानुभाव अभी इतना हल्ला गुल्ली, इतना चिल्लाने के बाद से भी अब तक ना बनवाए हो, तो ये डॉक्यूमेंट की लिस्ट में आपको दिखाता हूं जो डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, क्योंकि आपको इमीडिएट रिजल्ट आने के बाद से आपको डॉक्यूमेंट के लिए जाना पड़ेगा। ध्यान समझिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो पहला डॉक्यूमेंट ये चाहिए कि आपके पास 10th का मार्कशीट होना चाहिए, ठीक, और इंटरमीडिएट का भी मार्कशीट होना चाहिए, वो भी ओरिजिनल वाला। तो 10 और 12th दोनों का ओरिजिनल मार्कशीट जरूरी है। और अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC ST OBC EWS PWD, तो आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट होना जरूरी है। और जो OBC वाले हैं उनका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट होगा वो स्टेट गवर्नमेंट का होगा, वो भी न्यू फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल के बाद का होगा, ठीक। डोमिसाइल, ओरिजिनल डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए अगर आप यूपी से हैं तो। इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप जो है ट्यूशन फीस वेवियर में आते हैं तो ध्यान रखिएगा 10th 12th, और अगर डोमिसाइल, अगर आप यहाँ के हैं, यहाँ का कोटा लगा रहे हैं तो आपको डोमिसाइल या कोई भी रेजिडेंट प्रूफ चलेगा। और अगर आप किसी सब कैटेगरी में आते हैं, लेकिन लाइक मान लीजिए आप डिफेंस के पर्सन हैं, आर्म फोर्सेस वाले हैं या फ्रीडम फाइटर वाले हैं, तो उस केस में आपको सब कैटेगरी सर्टिफिकेट भी लेके आना पड़ेगा। मेडिकल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट में दे दूंगा, और 4 फोटोग्राफ होने चाहिए, ये मैंडेटरी है। और उसके अलावा जो बाकी के पैसे थे, जो 75,000 के बाद जो मैं बोला था कि 60,000 या 95,000, वो पैसा जो है आपको लेके आना है। वो आप कैश के तौर पे भी लेके आ सकते हैं और डिमांड ड्राफ्ट के तौर पे भी लेके जा सकते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होंगे कहां पर, आपको यूनिवर्सिटी में। और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सब सेल्फ अटेस्टेड और विद 4-5 फोटोकॉपी के साथ लेके जाइएगा। तो इतने डॉक्यूमेंट्स तो मिनिमम आपके पास होने चाहिए, 10th 12th, और उसके बाद से कास्ट सर्टिफिकेट, अगर सब कैटेगरी है तो सब कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर फीस माफ करवाना है तो इनकम सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट, दैट्स इट, और फोटो। तो इतना तो मिनिमम आपके पास होना ही चाहिए। अब बात करते हैं कि भाई इनके कितने राउंड्स होने हैं और काउंसलिंग का प्रोसीजर क्या है। ओके, तो अब मैं बात करता हूं काउंसलिंग प्रोसीजर के बारे में। तो देखो यार, सबको पता है कि 25 तारीख से 25 तारीख तक अपने को पैसे जमा करने हैं। सॉरी, 2500 रुपए का रजिस्ट्रेशन हमको 26 मई से लेके 20 जून के बीच में कर लेना है। अब दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है, अपना राउंड 1 शुरू कब होगा, 20 जून के बाद से शुरू होगा। किस डेट से होगा डेट नहीं दिया है, लेकिन है क्या, रजिस्ट्रेशन के बाद आपका राउंड 1 शुरू हो जाएगा। और राउंड 1
का जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के जस्ट तुरंत बाद आपको फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जाना पड़ेगा। द कैंडिडेट अलॉटेड सीट विल हैव टू रिपोर्ट एट एचबीटीयू ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। पहले ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं था, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले ऑनलाइन हो जाया करता था, अब ये लोग ऑफलाइन बुला रहे हैं। और वैसे एकेटीयू में आज तक नहीं हुआ कि ऑफलाइन डॉक्यूमेंट के लिए बुलाएं, लेकिन अगर बुला दिए ना एकेटीयू में बहुत दिक्कत हो जाएगा, और एकेटीयू में बहुत ज्यादा बच्चा बैठता है तो इनका ही सर दर्द है। एचबीटीयू में तो खैर बच्चे थोड़े कम बैठते हैं, तो ये शायद प्रोबेबली पॉसिबल है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे हैं सीट मिलने के बाद। तो सीट तो 912 ही है, तो मैक्सिमम 600-700 बच्चे ही हर राउंड में पहुंचेंगे। ओके, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद से आपको ऑप्शन मिलेगा कि भाई आप क्या करिए, फ्रीज करिए या फ्लोट करिए। अगर आपने फ्रीज कर दिया तो पूरा का पूरा पैसा जमा कराइए और ईआरपी पर रजिस्ट्रेशन करिए, और अगर आपने फ्लोट किया है तो आप क्या करिए, 75,000 रुपए जमा करिए, मतलब सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा करिए और अगले राउंड में चले जाइए। अगर आपने मान लीजिए पैसे जमा कर दिए और बाद में आपको कुछ और मिल गया तो आप विड्रॉल भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आप राउंड 2 में जाएंगे। राउंड 2 किस डेट को होगा नहीं पता है, लेकिन राउंड 2 में भी वही प्रोसीजर है। राउंड 2 में आपको क्या करेगा, राउंड 2 का जिस दिन आपको रिजल्ट दिखेगा तो जिनको पहली बार सीट मिलेगा वो लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे, लेकिन जिनको पहले से सीट मिला है, अगर सीट नया मिला, अपग्रेड हो गया, तो उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं जाना है। सिंपल बात है। और जिनको पहली बार सीट मिलेगा वो सीट एक्सेप्टेंस फीस देंगे, और जिनको पहली बार सीट जिनको पहले ही सीट मिल चुका है, जो सीट एक्सेप्टेंस फीस पहले ही दे चुके हैं, अगर आप अपग्रेड हो गया राउंड 2 में तो उनको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अगर राउंड 2 में कोई विड्रॉल मारना चाहे तो आराम से विड्रॉल मार सकता है, कोई समस्या नहीं आएगी। और फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जिन लोगों ने फ्रीज कर चुका है वो फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए भी जा सकते हैं, और कौन से डेट को जाना है ये लोग बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अगर राउंड 2 में भी आपको नहीं मिला तो आप ऑटोमेटिक राउंड 3 में चले जाओगे, और अगर आपने फ्लोट कर दिया तो भी आप राउंड 3 में चले जाओगे। 3 राउंड शुरू के बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब राउंड 3 में भी वही कहानी है कि राउंड 3 का रिजल्ट आएगा, और अगर आपको राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में एंट्री मारनी है, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में खेलना है, तो फिर आपको राउंड 1 में ही रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। बीच में ना तो रजिस्ट्रेशन अलाउड है और ना ही चॉइस में किसी प्रकार का मॉडिफिकेशन अलाउड है। ओके, तो राउंड 3 में अगर आप एंटर कर गए तो राउंड 3 में भी फिर वही है। अगर आपको सीट अलॉट होता है पहली बार तो आप फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जाइए, और अगर आपको सीट अलॉट नहीं हुआ है तो आप नेक्स्ट राउंड के लिए ऑटोमेटिक चले जाएंगे। और अगर आपका अपग्रेड हो गया तो बढ़िया बात है, आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपने फ्रीज कर लिया तो आप क्या करिए, पूरा का पूरा पैसा जमा करिए और कॉलेज में एडमिशन लीजिए ईआरपी पोर्टल पे और अपना रजिस्ट्रेशन कराइए। अब उसके बाद अगर राउंड 3 के बाद कोई विड्रॉल मारना चाहे तो आराम से विड्रॉल कर सकता है। और ये पॉइंट ध्यान रखना है बेटा, राउंड 3 के बाद इंटरनल स्लाइडिंग होगी, और ये इंटरनल स्लाइडिंग का खेल जो है बड़ा ही दमदार खेल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें दिखाता हूं, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूं इंटरनल, मतलब ये एक्चुअल में असली वाला खेल यही होता है इंटरनल स्लाइडिंग में। एकदम क्लियर दिखाता हूं, मस्त। ये थे एक लास्ट टाइम आए थे पेरेंट्स, अब चूंकि इनसे मुलाकात हुई है, पर्सनली मिलने आते थे, मुलाकात हुई तो मैंने इनके साथ वीडियो बना लिया। अदरवाइज ऐसे तो बहुत एग्जाम्पल हैं जो आते हैं, काउंसलिंग कराते हैं और चले जाते हैं, और बहुत लो रैंक पर एडमिशन लेके चले जाते हैं। बट एनीवेज मैं वैसे तो बहुत ज़्यादा फीडबैक डालता नहीं हूँ, अगर डालने लगूँ तो भाई बहुत सारे रहते हैं। लेकिन ये जो सर थे, इनका बच्चा जो था HB2 में अभी पढ़ रहा है और 1 लाख से ज़्यादा रैंक थी और उसको मैकेनिकल मिला। और अगर तुम कट ऑफ देखो, इन्होंने बोला भी ये चीज कि हाँ मतलब हमारे बच्चे को मैकेनिकल मिली थी। अब अगर तुम कट ऑफ देखो ना, तो ये तुम कट ऑफ देखो, ये 2024 का कट ऑफ है। ये मैकेनिकल देखो, जनरल के लिए 62 पे बंद हुआ था लास्ट, ईडब्ल्यूएस के लिए 70 पे बंद हुआ था, ओबीसी के लिए 77 पे बंद हुआ था। SC ST में वो थे नहीं, आई थिंक ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट थे या जनरल कैंडिडेट थे। तो देखो लास्ट राउंड में 1 लाख गया ही नहीं था, पर उनके बच्चे को फिर भी क्या मिल गया भाई, मैकेनिकल मिल गया। कैसे मिला मैकेनिकल, उसके पीछे
हैक था। और वो हैक था इंटरनल स्लाइडिंग का, क्योंकि इंटरनल हमने पहले एक सीट दिलवाया और हमें पता था भाई ये मामला हमें पता है। क्यों? क्योंकि हम हर साल यही काम कर रहे हैं। तो किसका कहां तक स्लाइड होके क्या फायदा हो सकता है, वी नो दैट। एंड अपार्ट ऑन द बिहाफ ऑफ दैट हमने बोला सर कोई नहीं, आप एक बार मानो, रिस्क लो। ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स थे जिनको हम लोगों ने मीटिंग में यही समझाया कि कोई नहीं, आप ये ले लो और अगले राउंड इंटरनल स्लाइडिंग में वेट करो। और इंटरनल स्लाइडिंग में उन्होंने देखा भाई खटाक से सिस्टम ही आगे बढ़ गया। तो ये इंटरनल स्लाइडिंग को हल्के में मत लेना, बट भाई इंटरनल स्लाइडिंग इज द वेरी गुड। और इस बार तो दो इंटरनल स्लाइडिंग हो रहा है। देखो पहला इंटरनल स्लाइडिंग क्या है, राउंड थर्ड राउंड के लास्ट में हो रहा है। और इंटरनल स्लाइडिंग के बाद जो वैकेंसी बचेगी वो जो है फिर अगले फोर्थ राउंड के लिए जाएगा। आप ध्यान से सुनना, राउंड 1 से राउंड 3 तक एक काउंसलिंग है और राउंड 4 से फिर नई काउंसलिंग शुरू होगी। अब इसे मैं स्पॉट तो नहीं बोलूंगा, लेकिन तुम वैसा ही समझ सकते हो। अब राउंड 1 से राउंड 3 तक जिनको सीट मिल गया है, अब वो राउंड 4 में एलिजिबल नहीं है क्योंकि उनकी इंटरनल स्लाइडिंग हो गई है। राउंड 4 और राउंड 5 एक सेपरेट काउंसलिंग है। और इसमें बैठने के लिए जो लोग पहले से रजिस्ट्रेशन किए हैं 2500 रुपए का, उनको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं, 2500 देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो राउंड 4 में चले जाएंगे। लेकिन जिन लोगों ने 2500 का रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, जो नए एचबीटीयू में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वो आराम से यहां पे क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो नया रजिस्ट्रेशन और नया चॉइस फिलिंग राउंड 4 से पॉसिबल है। और फिर वही है कि राउंड 4, लेकिन ध्यान रखना राउंड 4 में वही जाएगा जिसको सीट नहीं अलॉट हुआ होगा। अगर पहले सीट अलॉट हो गया तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर राउंड 4। अच्छा, किसी को इंटरनल स्लाइडिंग में कोई दिक्कत तो नहीं है कि क्या होता है इंटरनल स्लाइडिंग? अगर दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना, आई विल एक्सप्लेन दैट। अब राउंड 4 जब शुरू होगा तो कुछ लोग नए लोग आएंगे जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन करेंगे, और जिनको अभी तक सीट नहीं मिला है वो लोग भी एलिजिबल हैं। उसके बाद राउंड 4 का रिजल्ट आएगा। राउंड 4 का रिजल्ट आने के बाद फिर वही प्रोसीजर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओ, और पहली बार सीट मिली है तो पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाओ। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आप फ्रीज और फ्लोट में से एक चूज करो। अगर आप फ्लोट चूज करते हो तो सीट एक्सेप्टेंस फीस दो, फ्री चूज करते हो तो पूरा का पूरा पैसा दो। और अगर किसी को लग रहा है कि नहीं मैं अब विड्रॉल करना चाह रहा हूं, तो राउंड 4 के बाद भी विड्रॉल बेटा पॉसिबल है। उसके बाद जो सीटें बच जाएंगी उसकी वैकेंसी आएगी कि भाई इतनी सीटें बच गई हैं। अब जिनको राउंड 4 में मिला है और उन्होंने फ्लोट कर दिया है, वो राउंड 5 में पहुंच जाएंगे। और जिनको नहीं मिला राउंड 4 में, वो भी राउंड 5 में पहुंच जाएंगे। और राउंड 5 में क्या होगा, फिर से सीटें अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा। आप अपना रिजल्ट देखिए, रिजल्ट आने के बाद अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाइए अगर पहली बार मिला है कुछ तो। और अगर पहले ही मिल चुका है, वेरिफिकेशन हो चुका है, तो जाने वाने की कोई जरूरत नहीं है। एंड आफ्टर दैट सब कुछ हो जाने के बाद, सीट एक्सेप्टेंस फीस देने के बाद, एक बार और इंटरनल स्लाइडिंग होगा। इसको भी ध्यान रखना है, प्लीज कीप इन माइंड। इंटरनल स्लाइडिंग का ही खेल है, बाकी तो पूरी दुनिया कट ऑफ देख रही है। राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 का देखो, मैं बताता हूं कहां से कट ऑफ देखा जाता है। देखो, अगर तुम्हें ना समझ में आ रहा हो तो इसमें जाओ, ओआरसीआर में जाओ, ओआरसीआर में जाओ, और ये तुम बीटेक का कट ऑफ देखो पिछले साल का। देखो यहां से जो सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट एंड चेक कि भाई क्या, जैसे उनका हम मैकेनिकल का देख रहे थे, तो राउंड 3 या एडिशनल राउंड ही ले लो यार, मैकेनिकल का तुम कट ऑफ देखो। ये थोड़ी सी अच्छे से इनकी वेबसाइट चलती नहीं है, बड़ा ढीला वेबसाइट है यार एनआईसी वालों का। देखो अपन कैटेगरी ले लेते हैं ओपन। देखो मैं एडिशनल राउंड में लगभग 99,000 पे मैकेनिकल गया था होम स्टेट का, और ओपन हुआ था 81,000 रैंक पे। और अगर वही तुम राउंड 3 में जाओगे तो राउंड 3 में जो गया था, राउंड 3 में 62,000 पे जाके होम स्टेट का बंद हो गया था, और ऑल इंडिया कोटा में 52,000 पे जाके बंद हुआ था। तो ये रहा HB2 का। ओ नेक्स्ट, अब बात करते हैं एडिशनल राउंड का। तो जो अभी मैं वहां पे सेलेक्ट किया था ना, तीसरे राउंड के बाद एडिशनल राउंड, ये इंटरनल स्लाइडिंग का ये लोग कट ऑफ नहीं देते हैं, लेकिन उसके बाद एडिशनल राउंड स्टार्ट होगा।
और एडिशनल के बाद भी अगर सीट बचती है तो एक ऑफलाइन स्पॉट काउंसलिंग, मतलब कैंपस राउंड काउंसलिंग शुरू होगा, या फिर ऑफलाइन इन कैंपस स्पॉट काउंसलिंग शुरू होगा, जहां पर जितनी भी सीटें बची रहेंगी आपको डायरेक्ट वहां जाना है पैसे वैसे लेकर, और आपका नाम बोला जाएगा आपके रैंक के बिहाफ पर, आप पैसे दीजिए सीट लीजिए, दैट्स इट। तो इस पर भी हम आपकी हेल्प करने वाले हैं। तो राउंड 1 से लेकर राउंड, जितने भी राउंड होने वाले हैं, जितने भी 7 राउंड होने वाले हैं, सातों के सातों राउंड में संदीप भैया आपके साथ हैं, तो आप टेंशन मत लो। और एक बात मैं और बोलूंगा, अगर अभी तक आपने एसटीबीजी का प्रोग्राम नहीं ज्वाइन किया है तो फटाफट प्रोग्राम ज्वाइन कर लीजिए। अब बात करते हैं यार कट ऑफ कितनी जाने वाली है, तो कट ऑफ को थोड़ा अच्छे से समझिए। फी स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं भाई साहब, फी तो आपका जो फीस है 1,35,000 रुपए लगने वाली है। अगर आप एफडब्ल्यू शीट लेते हैं तो ये 75,000 रुपए माफ हो जाएगा। हॉस्टल फीस भैया आपका अलग से लगेगा। आप ध्यान रखना, जितने भी यूपी के लोग हैं, अगर आप यूपी गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप भरते हो तो आपका मोटा मोटी 50,000 से लेके 55,000 तक की स्कॉलरशिप आ जाती है। लेकिन पीछे आई थिंक लास्ट टू लास्ट ईयर एचबीटी वालों ने लफड़ा कर दिया था, इनके बच्चों की किसी की स्कॉलरशिप ही नहीं आई थी। बच्चे बता रहे थे कि भाई ऐसा था कि कॉलेज में टाइमली इन लोगों ने फॉर्म सबमिट नहीं किया, इस वजह से हमारे यहाँ से किसी की स्कॉलरशिप नहीं आई। तो कभी कभी ऐसा भी पॉसिबिलिटी होता है कि स्कॉलरशिप ही नहीं आता है। हाँ, SC ST हो तो और ज्यादा पैसा आने की संभावना है। 70,000 रुपए से लेके 1,10,000 रुपए के बीच में आपको आपकी शुल्क प्रतिपूर्ति और स्कॉलरशिप मिला के आ सकता है। तो ये टोटल आपका फीस लगने वाला है। बीटेक के अलावा आपको पता होगा कि BS डिग्री भी यहां पर चलता है। अब एक बात मैं और बोलूंगा यार, अगर तुम यूपी के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हो और तुम्हें एक पर्सनल हेल्प की रिक्वायरमेंट है कि भैया संदीप भैया आप मेरी हेल्प कर दो, आप बताओ मेरे लिए क्या कॉलेज सही है, क्या ब्रांच सही है, कहाँ एडमिशन लेना चाहिए, कहाँ पैसा फंसाऊं, कहाँ पैसा नहीं फंसाऊं। देखो ये सिर्फ एचबीटी वाले काउंसलिंग में 2500 रुपए ले रहे हैं, मतलब रजिस्ट्रेशन का 2500 रुपए ले रहे हैं। मैं तो पूरा ऑल यूपी काउंसलिंग, ऑल यूपी में क्या क्या आता है भाई, अपना AKTU आता है, HBTU आता है, MMM आता है, CHMU आता है, RGIPT मतलब RGIPT आता है, MJPRU आता है, मतलब जितने भी यूपी के कॉलेजेस हैं स्टेट लेवल के, उन सबकी काउंसलिंग अपन लोग कराते हैं। और कितना रुपए लेते हैं, 3,000 रुपए। और मेहनत कितने दिन करते हैं, 3 मंथ्स। इनफैक्ट कॉलेज में पहुंचने के बाद बच्चा इस स्कॉलरशिप के लिए भी मुझे कॉल करता है और मैं उसमें भी उसकी हेल्प करता हूं। अभी कोडिंग का कोर्स अपन लोग स्टार्ट करेंगे, उसमें भी हम बच्चों की हेल्प करते हैं कि ठीक है यार, मतलब बच्चों को एडवांस बना के कॉलेज भेजा जाए। और यहां पर आपको एक पर्सनल मेंटर मिलता है, और जो बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकता है हम आपको देते हैं। आपकी पर्सनलाइज जूम मीटिंग होती है और आपकी पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग भी हम ही बना के देते हैं। तो अगर आप एक बेस्ट कॉलेज चाहते हो, अरे भाई स्पॉट राउंड तक में बैठाते हैं अपन लोग बच्चों को। हम लोगों ने तो ऐसे ऐसे लोगों के एडमिशन करा दिए भाई, 7-7 8-8 लाख रैंक पे BIT झांसी जैसे कॉलेज में हम लोगों ने एडमिशन कराया। और मैं तो प्रूफ भी दिखाता हूं कि देखो भाई ऐसा सच में हुआ है। तो अगर आप यूपी में एडमिशन लेना चाह रहे हो यूपी के गवर्नमेंट कॉलेजों में, तो STBG सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। आप STBG ज्वाइन करो और बाकी आगे का तो मैं देख लूंगा कि अभी आपके लिए क्या बेस्ट कॉलेज होगा एंड व्हाट आई कैन डू बेस्ट फॉर यू। एंड आप ज्वाइन कैसे कर सकते हो, तो उसके लिए आपको हमारा STBG का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। आप प्ले स्टोर पर जाओ और STBG एकेडमी सर्च करो, ये अपना ऐप है। और देखो भाई 50,000 से ज्यादा डाउनलोडर, मतलब कोई भी ऐसा मुझे नहीं लगता इंडिया में इंजीनियरिंग का काउंसलर होगा जिसके ऐप पर 50,000 से ज्यादा डाउनलोडर होंगे। और रेटिंग तो भाई 4.8 की जबरदस्त रेटिंग है, और 766 लोगों ने रेट करा है। किसी काउंसलिंग की में इतनी रेटिंग आती नहीं है। तो भाई ये जबरदस्त चीज है, आप पाओ और देखो। और मेरे हिसाब से आपके रैंक पर ना मैं आपको उस कॉलेज तक पहुंचा सकता हूं जहां शायद आप खुद से रिसर्च करके ना जा पाओ, उससे बेहतर तो पक्का नहीं जा सकते हो। हाँ, हो सकता है कि अगर कोई बहुत बढ़िया है, मतलब कोई वहां तक पहुंच गया तो पहुंच गया, अदरवाइज उससे एक कदम आगे ही हमारी टीम रहेगी। ओके बच्चा पार्टी, तो चलो फटाफट मतलब STBG का प्रोग्राम ज्वाइन कर लो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। फुल ऑल यूपी प्रोग्राम है ना STBG एकेडमी ऐप पर आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं रिजर्वेशन पॉलिसी की, कौन कौन यहाँ पे बैठ सकता है, क्या अदर स्टेट वाले एलिजिबल हैं, क्या होम स्टेट वाले एलिजिबल हैं, कितनी सीट है। तो थोड़ा सा एक बार सीट मैट्रिक्स पर नजर डालते हैं अपन लोग। ये है इनका सीट मैट्रिक्स, कहाँ गया, ये है इनका सीट मैट्रिक्स। इस बार भी हर बार की तरह आप देखोगे कोई सीट नहीं बढ़ा, है ना। टोटल वही उतनी ही सीट है जितनी पहले हुआ करती थी, 912। अब आप देखना ध्यान से,
ध्यान से समझिए एकदम बढ़िया से। देखिए टोटल 5% सीट यहाँ टीएफडब्ल्यू के लिए रिजर्व्ड है और 5% सीट जो है अदर स्टेट के लिए रिजर्व्ड है। अदर स्टेट वालों की कैटेगरी यहाँ पे लगेगी, ऐसा नहीं है कि आप एज ए जनरल ट्रीट किए जाओगे, लेकिन आपका एडमिशन होगा मात्र 5% सीट में, ये भी बात ध्यान ध्यान रखिएगा। ओपन के लिए 40% सीटें हैं, ये सबके लिए हैं। ओपन वाली सीट में ओबीसी भी जाएगा, एससी भी जाएगा, एसटी भी जाएगा और ईडब्ल्यूएस भी जाएगा, ठीक है। और ओबीसी के लिए 27% सीट रिजर्व्ड है। अब उसमें इनका हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी है, लड़कियों के लिए अलग, आर्म फोर्सेस के लिए अलग, फ्रीडम फाइटर के लिए अलग और हैंडीकैप्ड के लिए अलग, और बीसी ओपन में अलग सीट। एसटी के लिए 21% सीट रिजर्व्ड है, एससी के लिए अच्छा खासा रिजर्वेशन है। एससी के लिए इन्होंने बहुत कम रिजर्वेशन दिया है, 2% कुछ जगहों पर, 7.5 पर कुछ जगहों पर 5% तक होता है, लेकिन ये लोग बड़ा कम दे रहे हैं एसटी को। और इकोनॉमिक ईडब्ल्यूएस में 10% तक का सीट यहाँ पर रिजर्व्ड है। तो ये है रिजर्वेशन पॉलिसी की किसके लिए कितना सीट रिजर्व्ड है। आप यहाँ पर जाइए और आप इसको देख सकते हैं कि टोटल सीट किसके लिए कितना रिजर्व्ड है। और कहाँ गया, ओके तो किसके लिए कौन से ब्रांच में कितनी सीटें रिजर्व्ड हैं, यू कैन लुक एट हियर। ओके ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। कौन सी ब्रांच में कितनी सीट है और किसके लिए कितना सीट है, यहां से आप देख सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट रिजर्वेशन पॉलिसी। अब जो लोग भी रिजर्वेशन क्लेम करना चाह रहे हैं, चाहे वो ये वाले हों, फ्रीडम फाइटर वाले हों या आर्म फोर्सेस वाले हों या हैंडीकैप्ड वाले हों, भैया आपको अपना सब कैटेगरी लगाना ही पड़ेगा और सब कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए ओरिजिनल वाला। किस फॉर्मेट में चाहिए वो मैं फॉर्मेट आपको भेज दूंगा, एक जनरल फॉर्मेट आता है वो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और एससी एसटी ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वाला भी आपको अपना सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी नया चाहिए, एससी एसटी पुराना भी चल जाएगा। बाकी एक बार आप मेरे को दिखा लेना अगर जनरल फॉर्मेट है तो। बाकी कौन कौन सी ब्रांच में टोटल कितनी सीट है आप यहाँ पर देख सकते हो, जिसमें से सबसे पॉपुलर है यहाँ पर कंप्यूटर साइंस, एंड आफ्टर दैट आईटी, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर इलेक्ट्रिकल, फिर मैकेनिकल, और उसके बाद पॉपुलर है केमिकल। कुछ लोग उसके बाद सिविल में जाते हैं, एंड बाकी के लोग फिर बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, फूड, ऑयल, पेंट, प्लास्टिक और बाकी सारे ब्रांचेस को प्रेफर करते हैं जिनको जाना है, क्योंकि कानपुर एक इंडस्ट्रियल एरिया है और पेंट वेंट में भी अच्छा प्लेसमेंट यहां पर हो जाता है। अब बात करते हैं प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स का, जो कि आपको समझना पड़ेगा अगर आप चॉइस फिलिंग करना चाह रहे हो तो। अगर आप इफ यू आर लुकिंग फॉर चॉइस फिलिंग, देन आपको समझना पड़ेगा चॉइस फिलिंग से पहले कि यहां पर किन किन ब्रांचेस का प्लेसमेंट होता है। अब मैंने 2 साल का प्लेसमेंट आपको दिखाया है, जिससे आपको बहुत अच्छा आइडिया लग जाएगा। अगर आप एवरेज पैकेज की बात करो तो यहां पर लास्ट ईयर 2024 में टोटल जॉब जो आई थी 642 आई थी, ओवरऑल परसेंटेज जो आया था 85% आया था, हाईएस्ट पैकेज जो है 32 एलपीए था और एवरेज पैकेज जो था 7 एलपीए था। अब बात करते हैं कि कौन से ब्रांच से कितना प्लेसमेंट होता है। तो आप देखो सीएससी में, आप देखो पहले साल मतलब पहले की तुलना में ये बात फैक्ट है कि एचबीटीयू का प्लेसमेंट डिक्रीज हुआ है। जैसे आप पिछले साल का देखो हाल और इस साल का देखो हाल। पिछले साल कंप्यूटर साइंस में 75 इंटेक था, और मतलब 75 इंटेक था, उसमें से 71 ऑफर आया था, और इस साल 2024 में मात्र 56 ही ऑफर आया है, जो कि बहुत 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 कम है। आईटी की बात करूं तो 40 इंटेक था, उसमें से 38 लोगों का ऑफर आ गया था, 36 लोग एलिजिबल थे, 38 ऑफर आया था। ध्यान से सुनना, पिछली बार एलिजिबल भी इस बार एलिजिबल 73 थे और ऑफर मात्र 56 आया है। पिछली बार एलिजिबल मात्र 68 थे और ऑफर जो था 71 था, मतलब बच्चों से ज्यादा ऑफर। आईटी में भी बच्चों से ज्यादा ऑफर, लेकिन इस बार क्या है, इस बार 78 बच्चे एलिजिबल थे और मात्र 67 ऑफर आया। देख रहे हो, मतलब बच्चों से काफी कम ऑफर। और अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिकल, तो इलेक्ट्रिकल में पिछली बार 33 बच्चे एलिजिबल थे और 28 ऑफर आया था, और इलेक्ट्रॉनिक्स में 43 एलिजिबल थे और 43 ऑफर आया था, और यहाँ पे थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक्स में अभी 71 इसलिए एलिजिबल थे और मात्र 43 ऑफर आया था। तो प्लेसमेंट परसेंटेज भी क्या है, डिक्रीज हुआ है। उसके अलावा लास्ट ईयर केमिकल में अच्छा प्लेसमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। केमिकल में 57 बच्चे थे एलिजिबल थे जॉब के लिए और 67 ऑफर आया था। पेंट में भी अच्छा ऑफर था कि 31 बच्चे थे और 31 ऑफर आया था। ऑयल में 26 बच्चे 30 बच्चे थे, 26 को मतलब टोटल 26 ऑफर आया था। तो
लास्ट ईयर और मतलब पेंट का, ऑयल का और केमिकल का, इनका भी मामला सेट था। अब देखो अगर आपको यहाँ से चॉइस फिलिंग बनानी हो ना, तो यहाँ से देख के आपको चॉइस फिलिंग आपके दिमाग में चमक जाना चाहिए कि भाई नंबर 1 पे अपना सीएससी, जहां पर परसेंटेज प्लेसमेंट, एवरेज पैकेज सब कुछ ज्यादा है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि कितने बच्चे थे और कितने ऑफर आए। और उसके बाद आईटी, आईटी के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल के बाद अपने को क्या रखना चाहिए, मैकेनिकल। मैकेनिकल यहाँ का अच्छा है, देख रहे हो 67 में से 63 ऑफर, और इस बार एलिजिबल थे 63 और ऑफर आया 65। तो यहाँ का मैकेनिकल अच्छा है, कोर में यहाँ प्लेसमेंट होता है। केमिकल भी अच्छा है कि एलिजिबल थे 75 और ऑफर आया 78। कानपुर एक इंडस्ट्रियल एरिया है, तो यहाँ पर केमिकल के लिए, मैकेनिकल के लिए कंपनीज ठीक ठाक आपको देखने को मिल जाती हैं। और बहुत सारी कंपनीज ऐसी भी होती हैं जो आईआईटी कानपुर जा रही होती हैं और लौटते वक्त भाई एचबीटीयू में भी टहल लेती हैं, है ना। एनीवेज, अब अगर नीचे की ब्रांचेस की बात करूं तो बच्चा मुझसे अक्सर पूछता है कि नीचे की ब्रांचेस में एडमिशन लेना चाहिए। तो देखो केमिकल वेमिकल मिल रहा हो तो बिल्कुल लेना चाहिए। अब बात है कि भाई ये जो नीचे वाली ब्रांचेज है उनका क्या है। तो देखो यार यहाँ पे ना आप क्या है कि डिग्री यहाँ पर केमिकल टेक्नोलॉजी की ही मिलती है, स्पेशलाइजेशन आपका ये हो जाता है। अब बात यह है कि भाई क्या हमें लेना चाहिए। तो देखो अगर आप एक अच्छा कॉलेज एक्सपोजर चाहते हो, एचबीटीयू की ब्रांड वैल्यू चाहते हो तो जा सकते हो, क्योंकि प्लेसमेंट तो खैर यहाँ पे भी होता है। देखो पेंट में 34 में से 31 बच्चे प्लेस्ड हुए थे, और ऑयल में भी लगभग 30 में से 26 प्लेस्ड हो गए थे, और प्लास्टिक में से भी 35 में से 21 प्लेस्ड हो गए थे। इस साल भी 26 में भी ऑयल में देखो 26 में से 26 प्लेस्ड हो गए थे, और पेंट में 40 बच्चे थे जिसमें से 38 ऑफर आ गया था, ठीक है, और प्लास्टिक में 34 में 24 ऑफर आ गया था। तो इन तीनों ब्रांचेस में आपको प्लेसमेंट थोड़ा अच्छा देखने को मिल रहा है। हाँ, लेदर वगैरह अभी 17 में से मात्र 6 बच्चा ही प्लेस्ड हो पाया, तो लेदर थोड़ा सा सफर कर रहा है। और फूड में भी थोड़ा बहुत प्लेसमेंट इस साल ठीक हुआ है लास्ट ईयर की तुलना में, लेकिन बच्चे जो हैं फूड वगैरह में कम पहुंचे हैं, क्योंकि इन ब्रांचेस में मोस्ट ऑफ द सीटें आज के टाइम में खाली रह जाती हैं। तो अगर आप स्पॉट में ट्राई करो तो बहुत लो रैंक पर भी यहां पर एडमिशन मिलने की पॉसिबिलिटीज हैं। लेकिन एचबीटीयू जाना जाता है इन लोअर ब्रांचों के लिए भी, क्योंकि यहां पर वो ब्रांचेस भी हैं जो दुनिया के बड़े कम ही, मतलब इंडिया के बड़े कम ही कॉलेज में पाए जाते हैं। एनीवेज, तो ये रहा प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स, जहां पर आप देख सकते हो। और यहां पर एक मैंने थोड़ा सा इनकी एक्सेल सीट को काट छांट के निकाला है कि कौन से में लास्ट ईयर 2023 में लगभग एक्सेल में इनके हाईएस्ट पैकेज क्या था और एवरेज पैकेज क्या था, जिसमें कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ठीक ठाक पैकेज था, इलेक्ट्रॉनिक्स का भी ठीक ठाक पैकेज था, परसेंटेज प्लेसमेंट क्या था। और ये परसेंटेज प्लेसमेंट मैंने निकाला था टोटल नंबर ऑफ सीट से, कि टोटल नंबर ऑफ इनटेक कितना है और उसमें से टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने प्लेस्ड हुए हैं, इसको मैंने कैलकुलेट करके निकाला था। दैट इज नॉट ऑफिशियल डेटा। ये जो डेटा था दैट वाज द ऑफिशियल डेटा, जिससे आपको वैसे भी अगर आप यहां से परसेंटेज प्लेसमेंट निकालोगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि हाँ ठीक है, संदीप भैया मतलब ठीक कैलकुलेट कर रहे थे। बट एनीवेज, ये ऑफिशियल डेटा नहीं था, ये हम लोगों ने, इन्होंने जो फाइल, मतलब जो हम लोग के पास एक्सेल फाइल आती है कि कौन से कंपनी में किसका प्लेसमेंट लगा, कौन से बच्चे का लगा, तो वहां से हमने क्या किया था, फिर इसको रीच आउट किया था। तो ये बच्चों के अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने बनाया था। आप यहाँ पे देख सकते हो कि किसका एवरेज पैकेज क्या है, किसका हाईएस्ट पैकेज क्या है। एनीवेज, अब बात करते हैं कट ऑफ की, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो कि सबसे ज्यादा समझने वाली बात है। देखो लास्ट ईयर अगर आप यहां पर भर रहे हो तो पहले आप देखो, अगर आप राउंड 1 से राउंड 3 तक जा रहे हो तो इस कट ऑफ को फॉलो करो। इंटरनल स्लाइडिंग तक जाने की चाह रहे हो तो इस कट ऑफ को फॉलो करो। उसके बाद की कहानी क्या होगी उस पर मैं आगे चर्चा करूंगा, क्योंकि देखो राउंड 1 और राउंड 3, हाँ पिछले बार भी राउंड 3 हुआ था, फिर इंटरनल स्लाइडिंग हुई थी, इस बार भी 3 राउंड के बाद इंटरनल स्लाइडिंग है। तो कहानी ऐसा ही है, बस 2 एक्स्ट्रा राउंड इन्होंने जोड़ दिया है, 2 एक्स्ट्रा राउंड इन्होंने जोड़ दिया है, ताकि जो इनकी नीचे वाली ब्रांचेस मैक्सिमम खाली रहती हैं वो एटलीस्ट क्या हो सके, फिल आउट हो सके। ओके चलो मैं तुम्हें दिखाता हूं। जनरल में देखो कंप्यूटर साइंस जो है 26,000 पे बंद हुआ था, ईडब्ल्यूएस जो है 33,000 पे बंद हुआ था, ओबीसी के लिए 41,000 पे बंद हुआ था, एससी एसटी की तो आप लोग खुद ही देख लो। अब आप एचबीटीयू को हल्के में मत लो, रीजन क्या है, आप पिछले साल की ओपनिंग देखो, एचबीटीयू की ओपनिंग हुई थी 6788 रैंक में और क्लोजिंग हुई थी 26,851 पे, जो मैं आपको यहां पे दिखा रहा था 2024 का डेटा। तो 2024 में ओपनिंग एचबीटीयू की यहां से थी और क्लोजिंग यहां पे थी, मतलब देख रहा हूं। तुम सोचो कि 26,851 रैंक वाला बच्चा जाके एचबीटीयू में क्या कर रहा है, एचबीटीयू में जाके पढ़ रहा है, मतलब
इसके पास ऑप्शंस बहुत सारे ट्रिपल आईटीज के थे। तो टॉप के ब्रांचेस में HB2 में कट ऑफ अच्छी जाती है। इनफैक्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की आप यहाँ पे देखो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ओपनिंग 22,000 से हुई थी और ये इनकी कट ऑफ थी। बट एनीवेज हम इसके कट ऑफ पे आते हैं। CSC में आप यहाँ पर देख सकते हो CSC में क्या कट ऑफ रहा है, और CSID का तो आप देख ही रहे हो। आप यहाँ पर केमिकल देखो, इनकी केमिकल भी 1 लाख के बाहर एडमिशन नहीं देती है। जनरल, EWS और OBC को इनकी केमिकल भी 1 लाख के बाहर एडमिशन नहीं देती है। आप सोचो एक बंदा यूपी में OBC है, उसका क्या फायदा है। अगर तुम दिल्ली में OBC होते तो तुम समझो इस रैंक पर 1 लाख के अंदर रैंक पर तुमको NSUT, DTU, IIIT दिल्ली जैसे टॉप के कॉलेजेस मिल रहे होते हैं। और अगर तुम लड़की होते फिर तो तुम्हें टेक ब्रांचेज मिल रहे होते हैं IGGW में। मतलब समझ रहे हो, तुम समझ रहे हो खेल। तो यूपी में बहुत ज्यादा फायदा तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा। अगर ऑल इंडिया से भी तुम कंपेयर करोगे तो भी बहुत ज्यादा फायदा नहीं देखने को मिलेगा टॉप के ब्रांचेस में। बाकी ये पेंट प्लास्टिक का तुम देख सकते हो कि पेंट प्लास्टिक वगैरह का, लेदर का कट ऑफ किया गया था। लेदर 1.5 लाख पे बंद हो गया था जनरल के लिए, और 1.5 लाख पे ही 1,52,000 पे बंद हो गया था EWS के लिए, और 1,75,000 पे बंद हो गया था OBC के लिए। तो इनके लिए बहुत ज्यादा फायदा नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप SC ST हैं तो 7 लाख रैंक पे आपको लास्ट ईयर मैकेनिकल मिल गया था, 8 लाख रैंक पे आपको ये मिल गया था। और उससे पहले अब SC ST को तो राउंड 1 राउंड 2 में ही अपनी सीट ले लेनी चाहिए। मतलब इनको ऐसी चॉइस फिलिंग करनी चाहिए कि पहले ही सीट मिल जाए, क्योंकि बाद में इनकी सीटें जो है ना ST की सीटें मतलब कन्वर्ज हो जाती हैं SC वगैरह में, और बाद में सब ओपन में चली जाती हैं। तो ज्यादा SC बच्चे आ नहीं पाते हैं, ये चीज है। अब इंटरनल स्लाइडिंग का थोड़ा सा मैं आपको ज्ञान देता हूँ। जैसे देखो लास्ट ईयर 38 मतलब क्लोजिंग रैंक थी 2024 की मैकेनिकल की, जनरल के लिए 62, और वही एडिशनल राउंड में गई थी 99, ठीक है। और इंटरनल स्लाइडिंग में 1 लाख प्लस क्रॉस करके गई थी। एक कहां तक गई इसका तो खैर किसी को आइडिया नहीं रहता है, लेकिन अपने लोग को एक बेसिक आइडिया रहता है कि हाँ भाई मतलब 1,15,000 1,20,000 यहां तक गई है, क्योंकि हमारे बच्चे जा रहे होते हैं। तो मैंने एक बेसिक लिख दिया है ताकि कोई बाद में ऐसा क्लेम ही ना करे कि आपने ये कैसे लिख दिया, लेकिन एक बेसिक मैंने आपको लिख दिया है। अगर आप नीचे के ब्रांचेज में इंटरेस्टेड हो तो 3 से 4 लाख तक में भी इंटरनल स्लाइडिंग में आप जा सकते हो। 3 to 4 लाख में भी आपको इंटरनल स्लाइडिंग और स्पॉट मिला के 3 से 4 लाख रैंक पर भी, 3 से 4 लाख रैंक पे भी एक होप बनी रहेगी। तो आप क्या कर सकते हो, स्पॉट तक का मतलब वेट कर सकते हो कि आपका क्या हो जाए, मतलब एडमिशन हो जाए। तो यू कैन कीप अ वेट, यू कैन कीप अ होप कि भाई चलो हम स्पॉट तक, हमको कोई भी किसी भी ब्रांच में एडमिशन चाहिए और मेरी रैंक 2 लाख है, 2.5 लाख है, 3 लाख है, तो मैं वेट कर लूँ। अंडर 4 लाख है तो एटलीस्ट मैं वेट कर ही लूँ, क्योंकि चांस है। लेकिन अब अगर अभी आप स्पॉट के लिए वेट कर रहे हो तो एक बात और ध्यान रखना कि टॉप में ना ये लोग बैरियर लगा देते हैं, टॉप के ब्रांचेस में बैरियर लगा देते हैं कि इसके बाद हम नहीं लेंगे। लेकिन जो नीचे की ब्रांचेस हैं केमिकल टेक्नोलॉजी के अंदर, उनमें कोई बैरियर नहीं है, किसी रैंक तक बच्चा जा सकता है और सीटें भरपूर खाली रहती हैं। तुम देखोगे तो बायोकेमिकल इंजीनियरिंग में 53 सीटें खाली थी, है ना, और फूड टेक्नोलॉजी की 52 सीटें खाली थी, लेदर में 29 सीटें खाली थी, और ऑयल टेक्नोलॉजी में 51 सीटें खाली थी, और फूड टेक्नोलॉजी में 23 सीटें खाली थी, प्लास्टिक में 51 सीटें, टोटल 291 सीटें यहाँ पर खाली थी। तो सॉरी मतलब पूरा मिला के 291, लेकिन मेजर सीटें तो इनके वजह से ही खाली थी, ये नीचे वाले। और सिविल में भी खाली रहती हैं, सिविल में 19 सीटें खाली थी। तो नीचे वालों में एडमिशन 3 से 4 लाख रैंक तक हो सकता है। अगर तुम HB2 चाहते हो तो ज्यादा टेंशन मत लो, लो रैंक तक भी एडमिशन HB2 में पॉसिबल है। एनीवेज अब बात करते हैं FW की। तो FW की जो कट ऑफ जाती है लगभग, सॉरी FW की कट ऑफ पे तो मैं ऑलरेडी एक वीडियो पहले भी बना चुका हूं। अभी हम बात करते हैं थोड़ी चॉइस फिलिंग की। तो देखो जिनको FW चाहिए वो ये चॉइस फिलिंग प्रीफर करें, लेकिन जिनको FW नहीं चाहिए वो लोग इस चॉइस फिलिंग को प्रीफर कर सकते हैं। सब नहीं भरना है, जितना चाहिए सिर्फ उतना ही भरना है। आप CSC को टॉप पे रखिए, IT को उसके बाद, EC को उसके बाद आप इलेक्ट्रिकल रखिए, फिर मैकेनिकल रखिए, फिर केमिकल रखिए, उसके बाद सिविल रखिए। अगर आप सिविल नहीं चाहते हैं तो उड़ा दीजिए, सिर्फ वही रखिए जो आप चाहते हैं। एंड आफ्टर दैट पेंट में प्लेसमेंट ठीक है, प्लास्टिक में भी प्लेसमेंट ठीक है, ऑयल में भी प्लेसमेंट ठीक है। बाकी फूड, बायोटेक्नोलॉजी, लेदर में आप अगर चाहते हैं तो रखिए, अदरवाइज मत रखिए। इसी ऑर्डर में आप रख सकते हैं। बाकी अगर आपको ऑर्डर और थोड़ा समझना हो तो मैंने तो एक बेसिक यही मत छाप दीजिएगा, आप अपने अंडरस्टैंडिंग से बनाइएगा। ये प्लेसमेंट स्टैटिक्स को देखते हुए और कट ऑफ को देखते हुए आप एक अपना बेसिक अपने हिसाब से अपना ऑर्डर सेट कर लीजिएगा। तो ये रहा HB2 के बारे में सब कुछ जो आपको जानना चाहिए बैठने से पहले। बाकी तो भाई मैं कल लाइव आ रहा हूं, कल बात करेंगे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।